फिर से हम आ गए हैं आगे के लेक्चर नंबर 7। ये आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर है, तो आईटीएफ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, अपना फंक्शन आईटीएफ हो गया है। आईटीएफ के डीपीपीज आपको मिल जाएंगे अभी इसके बाद, ठीक है। और इसके बाद जो आएंगे लेक्चर वो है लिमिट के। तो लिमिट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पूरा कैलकुलस चलेगा ये, पूरा कैलकुलस चलेगा ये। और इसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका मान लीजिए मोटा मोटा हिसाब लगाएं, जिस हिसाब से स्पीड चल रही है मेरी अभी, तो आपका सितंबर अक्टूबर तक पूरा खत्म हो जाएगा कोर्स। और फिर टेस्ट सीरीज चालू हो जाएंगी आपकी, ठीक है, वो भी अपलोड हो जाएंगे। और यही बताना था मेरे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। मैंने कहाँ तक कराया था पिछली बार? मैंने एक क्वेश्चन कराया था, साइन टू कॉस इनवर्स कॉट टू tan इनवर्स x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका अगला सवाल जो है, बताना है सॉल्यूशन कितना आएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, क्यों? इसमें दोनों तरफ साइन लगा दो, एंगल ए एंगल बी मान लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रहे, साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 क्लोज है। साइन इनवर्स 2x की भी रेंज -π/2 से π/2 होगी। और तो दोनों नेगेटिव होंगे तो सम पॉजिटिव आएगा क्या? नहीं। इनपुट जैसे मान लो इनपुट सेम जा रहा है, अगर ये -π/2 से π/2 है, ये भी -π/2 से π/2 है, तो 60 डिग्री चाहिए अगर, तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर एक नेगेटिव हो गया, जैसे मान लो -60 हो गया, -60 इधर -60 आ गया, तो 60 करने के लिए 120 जाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, 90 के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो -15 डिग्री है, -15 डिग्री, तो -15 अगर है, तो -15 डिग्री के हिसाब से यहाँ पर 60 अगर है, 60, तो 75 डिग्री होना चाहिए। पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो 15 डिग्री अगर है तो साइन 15 कितना होता है? √3 - 1/2 √2। तो उसके हिसाब से इसको 75 होना है, तो साइन 75, इसको 75 होना पड़ेगा। तो साइन 75 जो है वो होता है √3 + 1/2 √2। और साइन 60 जो हो गया वो √3/2 है। तो √3/2 तो नहीं आएगा, मतलब x और 2x भी, ये भी देखना है मेरे को। तो चांसेस लग रहे हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो इट ऑल डिपेंड्स कि x कैसा आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी एक को मान ले जाओ और साइन लगा दो। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स को यहाँ रखा और दो तरफ साइन लगा दिया, मतलब साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स 2x, ऐसा लिखा हुआ है। साइन 60 - 3 भाई साइन 60 कितना हो गया? √3/2। साइन a - b लगा रहा हूँ मैं, साइन a cos b, तो cos b ऐसा लिखा हुआ है, माइनस cos 60 हाफ, और साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x। क्लियर है? और यहाँ पर तो अंदर आईटीएफ है और बाहर ट्रिगो है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो x हो जाएगा। अच्छा, ये जो शकल है, ये साइन इनवर्स 2x जो लिखा है, कहना इसे कॉस इनवर्स √1 - 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वहां पर हो जाएगा √1 - 4x² लिखा है ये। और यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 2x लिखा है, 2 एलसीएम ले लिया मैंने, और इधर हो गया x, ये हो गया 2x, ठीक है। तो रूट इस तरफ है, तो इधर ले आके स्क्वायरिंग मार देते दोनों तरफ, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो गया 2x + 2x हो गया 4x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 3, 1 - 4x², 1, ठीक है, 1 - 4x² ऐसा आ रहा है। तो 16x² 16x² प्लस 12x² कितना हो गया? 28x² और इक्वल टू 3 है।
तो एक्स स्क्वायर आ रहा है 3/28, तो एक्स की वैल्यू 2 आई, माइनस √3/√28, और एक एक्स की वैल्यू आई √3/√28। भाई 28 किसका मल्टीपल हो गया? 7 4 जा, तो 2√7 हो गया। वो तो ठीक है, कर लेंगे। अगर एक्स नेगेटिव है तो कहना है इसे ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। कॉर्ड साइन इनवर्स जो है वो ऑड फंक्शन होता है, साइन इनवर्स जो है वो ऑड फंक्शन होता है। दोनों नेगेटिव का सम 60 डिग्री नहीं आ सकता ना, तो इसका मतलब नेगेटिव वाला केस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला केस पॉसिबल है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। टेन इनवर्स x+1/x-1 और प्लस टेन इनवर्स x-1/x इक्वल टू टेन इनवर्स -7 लिखा हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इसमें टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b जो होता है वो होता है टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। और मैंने बताया था कि ए बी की अगर वैल्यू 1 से कम है तो सिंपल वो टेन इनवर्स में भाग जाएगा, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अगर ए बी की वैल्यू मोर देन 1 हुई तो वो जो वैल्यू है वो चली जाएगी पाई प्लस में। अब यहाँ पर दो तरीके, या तो मैं इनका मैं मल्टीप्लाई यानी कि इनका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो x-1 कट गया, x+1/x, तो x/x प्लस 1/x, 1+1/x दिख रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है ऐसे ही कि अगर x कुछ भी हो जाए तभी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो क्यों? क्योंकि मुझे x पता नहीं कितना है ना, ये मोर देन 1 हो भी सकता है, ये 1 से कम हो भी सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, ये -0 भी हो सकता है। तो क्या करें फिर? सब कैसे पॉसिबल है? हाँ, एक चीज पॉसिबल है। आप तो पहले काम करो, पाई वाई सब भूल जाओ, आप तो पहले वैल्यू निकाल लो। सिंपल, टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और कंपेयर करके x की वैल्यू आ जाए, उसको बाद में वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई इन द सेंस कि अगर नेगेटिव 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 हो रहा है, ठीक है, ऐसा वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। मुद्दा बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कभी भी ऐसा काफी खतरनाक टेन इनवर्स के अंदर कुछ भी वैल्यूज आ जाए तो मुझे ये नहीं चेक करना है कि ए बी की वैल्यू मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है। अगर उसने कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है तो मैं सिंपल टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी मानकर उसको सॉल्व कर लूंगा, और लास्ट में उसको यहाँ पे रख के क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा कि सही गलत है। ठीक है, चलिए, तो इसको मानते हुए, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे पता नहीं ना कितना है भाई, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि मोर देन 1 लेस देन 1, क्या ही है मेरे को नहीं पता। तो मैंने क्या किया, टेन इनवर्स a प्लस बी, तो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो x+1 अपॉन x-1, और यहाँ पर है x-1 अपॉन x, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस x² माइनस 2x प्लस 1। बात समझ में आई क्या? ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई, इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x² माइनस x, और माइनस में x² माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ है टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स के हिसाब से देखो, x² तो 2x² है, तो 2x² माइनस x प्लस 1 लिखा है, और नीचे कितना लिखा है, x² कट गया और माइनस x प्लस 1, मतलब 1 माइनस x लिखा हुआ है। ये किसके बराबर है? टेन इनवर्स -7 के। यानी कि अगर टेन इनवर्स हटा दे तो इनपुट भी क्या रही होगी, बराबर रही होगी इनपुट। तो -7 इक्वल टू 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x लिखा हुआ है। ठीक है, तो -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -7 1 माइनस x इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 2x² माइनस x प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूं तो फाइनली 2x² तो रहेगा,
2x² रहेगा, माइनस एक्स और ये प्लस 7x है, तो इधर आ गया माइनस 7x, तो माइनस 8x और माइनस 7 वहां चला गया तो 8 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है 2। क्रॉस वेरीफाई कर लो, एक ही वैल्यू आई है, एक ही मुर्गी फंसी है। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 को करते हैं हम इसमें रख देते हैं इसके अंदर रखा मैंने, तो क्या आया, tan इनवर्स 2 प्लस 1 3/3 आ गया, और tan इनवर्स 2 माइनस 1 1 1/2। तो इनका मल्टीप्लाई दिख रहा है, इनका मल्टीप्लाई दिख रहा है कि ये 3/2 मोर देन 1 है, तो जब नोन है तो फिर हम पाई प्लस लगा सकते हैं ना। तो tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी, तो ये हो गया tan इनवर्स 7 और ये हो गया -1, पाई प्लस आ रहा है, और जबकि यहाँ पर tan इनवर्स -7 है, इक्वल मैच नहीं हुआ बिकॉज पाई प्लस है, तो अपना आंसर 2 भी नहीं आएगा। अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर नो सॉल्यूशन आएगा, कद्दू, कद्दू अपना आंसर है, नो सॉल्यूशन। कहानी समझ में आ गई, आप तो फाइन सॉल्व कर लो, लास्ट वेरीफाई कर लेना, ठीक है। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं इनइक्वालिटी पर। इनइक्वालिटी समझने के पहले आपको ग्राफ समझना पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज कौन है, मैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। सवाल सिंपल पहले करते हैं, सॉल्व cos इनवर्स x मोर देन cos इनवर्स x², ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि भाई कौन कौन डिक्रीज है, कौन कौन इंक्रीज है। अब ये बात क्यों करना होता है, सबसे पहले मान लो कि अगर एक फंक्शन fx1 मोर देन fx2 है, बड़े ध्यान से सुनना ये बात, और ये नोन है, ये हमें पता है कि fx जो है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, उस स्लॉट में जहां पर x1 x2 आते हैं, x1 x2 में इंक्रीजिंग है, तो अगर मैं ऐसा बनाऊं कि ये x2 है और यहां पर x1 दिख रहा है, x वैल्यू जो fx1 है वो ज्यादा है fx2 से, इसने ऐसा कहा है, और हमें क्या मालूम है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं तो कहना ही से, यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर x2 ऐसा आएगा, हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग है, मतलब x2 से लेकर x1 में ट्रेवल कर रहा है, और fx1 बड़ा है fx2 से, और फंक्शन इंक्रीज दिख रहा है, इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं यहाँ से फंक्शन निकाल लेता हूं, तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है कि x1 इज मोर देन x2, और हाँ ये बात सही है क्योंकि रियल एक्सिस पर x1 इज मोर देन x2, इस राइट हैंड साइड में है ना। क्या सीखा हमने कि जैसे जैसे और एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो कि ग्राफ है sin x का, कि π/2 से पहले में इंक्रीज है और π/2 के बाद में डिक्रीज है, दोनों चीज आपको समझ में आ जाएगी। मान लो ये स्लॉट है π/6 और ये है π/3, अगर मैं ऐसा बोलूं कि साइन π/3 इज मोर देन π/6, यस, ये तो बोलना ही मत कैसे, 60 डिग्री बड़ा है 30 डिग्री से, तो अगर मैं यहां पर दोनों तरफ साइन लगा दूं, दोनों तरफ साइन लगा दूं, बिना ये जाने कि मोर देन होगा कि लेस देन होगा, मुझे बिना जाने कि आउटपुट क्या होगा, मैंने लगा दिया मोर देन, तो साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 30 इज हाफ, तो कहना इससे उसका आउटपुट भी क्या आया, बड़ा आया, साइन 60 वालों ज्यादा आई। तो क्या आपने इस पे ध्यान दिया कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, साइन लगाने के बावजूद भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, इस क्यों, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग था, वो फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था। अच्छा, मतलब अगर इंक्रीजिंग है और ये पता हो कि आउटपुट ज्यादा है दूसरे आउटपुट से, तो उसका मतलब इनपुट भी ज्यादा होगा दूसरे इनपुट से, ये है इंक्रीजिंग की क्वालिटी। दूसरी बात, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, fx1 लेस देन fx2, मतलब fx2 बड़ा है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, फंक्शन क्या है, घट रहा है, और fx2 बड़ा है, जैसे ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, तो यहां मान लेते हैं fx2 है और ये ज्यादा है fx1 से, दिख रहा है fx1 से ज्यादा है, और यहां पर x2 है, यहां पर x1 है, तो जैसे ही फंक्शन हटाऊंगा, तो अगर मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी,
तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि x1 बड़ा है, देखो x2 से, इनपुट की बात करो तो x1 बड़ा है x2 से। इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटी चेंज होगी, इनइक्वालिटी चेंज होगी। बात समझ में आई क्या? इनइक्वालिटी चेंज होगी। यहां से दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये 120 डिग्री है और ये 150 डिग्री है। क्या ये कहना बिल्कुल सही कि 150 डिग्री 120 डिग्री से बड़ी होगी? यस सर, बड़ी होगी। तो साइन 150 और साइन 120 में कौन बड़ा होगा? कंफर्म है सर, बिना देखे, बिना आंख बंद करके बोल सकता हूँ सर डिक्रीजिंग है ना, सर डिक्रीजिंग है, घट रहा है। तो इसका मतलब अगर 120 पर डिक्रीज हो रहा है और 150 पे, तो सर 120 क्यों ज्यादा होगी सर? साइन 120 ज्यादा होगा। और आप देखो करके, साइन 150 जो होता है, साइन 150 यानी साइन पाई माइनस 30 इज हाफ एंड साइन 60√3/2। तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई जैसे ही मैंने साइन लगा दिया। बात समझ में आई क्या? तो इनइक्वालिटी चेंज होती है व्हेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इफ यू अप्लाई फंक्शन और इफ यू टेक ए फंक्शन। और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो चेंज नहीं होगी इनइक्वालिटी। क्लियर है यहां तक? तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से इनवर्स डिक्रीज इंक्रीज हैं। एक बार मैं सबका ग्राफ दोबारा बताता हूं, मैं लास्ट लेक्चर में, आप जाके फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ग्राफ, सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो में समझा रहा ग्राफ कैसे बनाया। साइन एक्स का ग्राफ, ये पता है आपको? साइन एक्स का ग्राफ इसमें x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 और रेंज है -1 से 1, क्योंकि इसमें इन 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 क्या बोलते हैं, इसमें 1/1 है। तो साइन इनवर्स का डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज हो गया -π/2 से π/2। साइन जो होता है, साइन इस वाले सेट में साइन का ग्राफ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, ये वैल्यू है -π/2 से π/2। क्लियर है? और यहां पर वैल्यू कितनी थी? -1 से 1। पर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घुमा दिया -1 पॉइंट, क्योंकि अब इसके लिए इनवर्स के लिए ये वैल्यू जो है वो यहां आएगी इनपुट, तो -1 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, और y इक्वल टू एक्स के अबाउट इनवर्स और साइन एक्स की ग्राफ सिमेट्रिकल बनता है। 1 पर वैल्यू कितनी होगी? π/2। 1 पर ये वैल्यू यहां होगी π/2, बिकॉज अगर कंपेयर करो रेडियन और 1 से तो π/2 इज 1.57 विच इज मोर देन 1। और माइनस में वैल्यू कितनी होगी? -π/2 होगी। अब ग्राफ इसका ऐसा है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, मतलब ग्राफ का शेप कैसा होगा? ऐसा। और ये ऐसा ग्राफ है ना, तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा। मतलब फाइनली ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है? और ये वैल्यू कितनी है? तो कहानी क्या है? कहानी क्या है? इंक्रीजिंग है ना। देखो साइन एक्स इंक्रीजिंग था तो साइन इनवर्स भी क्या निकला? इंक्रीजिंग। तो साइन एक्स भी इंक्रीजिंग होता है और साइन इनवर्स एक्स भी क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। क्लियर है? अब आते हैं कॉस पर। कॉस का जो इलाका चुना गया है वो 0 से पाई लिया गया है, तो 0 से पाई ऐसा ग्राफ है कॉस का, ये ग्राफ है कॉस का। अब बनाते हैं कॉस इनवर्स का। ये वैल्यू 0 पे कितनी होती है? 1, और पाई पे कितनी होती है? -1। तो इसको रिवर्स कर दो। अब मेरे लिए -1 से 1 हो गया डोमेन इनपुट, तो -1 से 1, तो -1 पर वैल्यू पाई देगा। तो -1 पर जो वैल्यू है वो कितना दे रहा है? पाई। पाई कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ये पाई हो गया। और कितना दे रहा है? 0 पे 1, तो 1 पे कितना देगा? 0। यानी 1 कहाँ होगा? 1 कहीं यहाँ होगा, तो 1 पे कितना हो जाएगा? 0। और इधर एक बीच में वैल्यू आएगी जहां पर π/2 पे 0 होगा, तो 0 पे कितना हो गया? π/2 बीच में। तो अब ग्राफ कैसा होगा इसका? ऐसे ही होगा, कुछ ऐसा। डिक्रीजिंग ग्राफ ही बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ ही बनेगा ऐसा करके। ठीक है? और ये इसका जो आउटपुट है वो 0 से पाई में ही रहेगा, 0 से लेकर पाई में होगा। मतलब कहानी क्या है? डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? अरे डिक्रीजिंग है साहेब, डिक्रीजिंग है। स्टार्ट कहाँ से होगा? पाई से। किस पर? -1 पर। और 0 पे कितना हो जाएगा? 1 पे कितना हो जाएगा? -1 पे कितना है? पाई है। और 0 पे कितना हो जाएगा? 1।
क्लियर है क्या? 1 पे कितना हो गया 0, 1 पे कितना हो गया 0, -1 से 1 कवर हो गया और रेंज कितनी कवर होगी 0 से लेकर पाई कवर हो गई, मतलब डिक्रीजिंग है। तो आपको अब समझ में आ रही है बात, वहां फिर आगे साइन एक्स ट्रिगो के ऊपर इंक्रीज डिक्रीज तय हो रहा है, मतलब साइन एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो साइन इनवर्स भी क्या हुआ इंक्रीजिंग, कॉस एक्स डिक्रीजिंग है तो कॉस इनवर्स भी क्या हो, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। अगला टेन एक्स इंक्रीजिंग है तो टेन इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। अब आते हैं दूसरे पे, इसका भाई कॉट एक्स डिक्रीजिंग है तो कॉट इनवर्स एक्स भी क्या होगा डिक्रीजिंग। अगला सेक इनवर्स पे मैं होल्ड ले रहा हूं, सेक एक्स पे बताता हूं क्यों। अगली बात करते हैं कॉसेक एक्स की, इन दोनों की बात स्पेशल है, इनकी बात सुनाता हूं कैसे। जो कॉसेक सेक की बात करते तो सेक कॉस जैसा ही काम करता है। कॉस में क्या एंगल लिया गया है, x बिलोंग्स टू इनपुट में -π/2 से 0 से पाई, तो सेक में भी क्या लिया गया है 0 से पाई, 0 से पाई, बस π/2 निकाल देना क्योंकि वहां पर कॉस अनडिफाइंड होता है और इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो -1 से पीछे और यूनियन 1 से आगे, ये इसका रेंज है। अब ऑन टू 1 1 के हिसाब से ये डोमेन तय किया गया, वैसे डोमेन तो पता ही आपको r-2n+1 π/2 होता है, ठीक है। तो ये इसलिए बोल रहा हूं मैं, आप एक बार जाके स्टार्टिंग वीडियो फंक्शंस की वीडियो 1 1 1 2 वाले जिसमें मैंने टॉपिक मेंशन किया वो जाके देख लो, तो आप भूल गए होगे इसलिए आपको याद नहीं आ रहा होगा। तो ये सेक का ग्राफ है, तो सेक का अगर ध्यान से देखे ग्राफ तो 0 पे, भाई 0 पे वैल्यू कितनी है 1। अच्छा आपको इतना तो ग्राफ बनाना आता है ना कॉस का ग्राफ 0 से पाई बना लोगे ऐसा, तो ये वैल्यू 1 है तो यहां पर वैल्यू 0 है, 0 वैल्यू आ रही है, तो उस समय 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो कॉस का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब इंक्रीजिंग हुआ। कॉस का उल्टा ही है ना, तो डिक्रीज कॉस करेगा तो इंक्रीज करेगा और 0 पे इन्फिनिटी जाएगा। अच्छा 0 से नीचे जैसे नीचे गए, 0 से जस्ट नीचे गए तो 1/0 से जस्ट कम वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी -इन्फिनिटी। अरे जैसे 1/-0.0000000 के बहुत करीब हो, तो ये वैल्यू कहाँ चली गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की पावर -11 माइनस में आया ना, तो 10 की पावर -11 क्या है सबसे छोटी वैल्यू दुनिया की, कहना ही सही है, माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रही होगी, जितना और वैल्यू बढ़ाओगे। अब समझ में आया। अब ये वैल्यू डिक्रीज है तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, वैल्यू कहाँ जा रही है ये पाई पर जा रही है -1, पाई पर कितना जा रहा है -1, तो ग्राफ कहाँ पहुंचेगा साइन का, यहाँ पहुंचेगा ऐसे। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है साइन का, ऐसा सेक का, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है इंक्रीज, ये भी क्या हो रहा है इंक्रीज, क्लियर है। ये ग्राफ किसका है सेक का। देखो कॉस डिक्रीज था तो ये नहीं कह सकते ये सेक भी डिक्रीज करेगा, सेक इंक्रीज कर रहा है। अगर सेक इंक्रीज कर रहा है तो 1 पे कितनी वैल्यू दिया इसने, 0 पे कितनी वैल्यू दिया 1, तो अगर मैं सेक इनवर्स का ग्राफ बनाऊं तो सेक इनवर्स का ग्राफ कहाँ स्टार्ट होगा -1 से पीछे, -1 से पीछे और 1 से आगे, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। अच्छा और रेंज क्या है इसकी, भाई रेंज 0 से, तो ग्राफ पूरा ऊपर बनने वाला है क्योंकि सेक इनवर्स का रेंज कितना है 0 से पाई, π/2 नहीं आएगा, तो π/2 पे क्या बना दिया अंडरलाइन, यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा भाई 0 पे 1 है तो 1 पे 0, तो 1 पे वैल्यू कितनी है 1 पर वैल्यू 0 है, ऐसी उल्टा ही कर रहा हूं मैं इसका, जो पॉइंट है सेक का उसको रिवर्स कर देंगे, इनवर्स निकाल रहे हैं हम। अच्छा अगला π/2 पे, π/2 से जस्ट पहले वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, π/2 से जस्ट पहले मतलब 89.99 डिग्री तरफ ये वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, मतलब ये वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, ऐसे जा रही है इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। 1 पे कितना है 0 और π/2 पे कितना वैल्यू जा रहा है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू कहाँ होगी π/2, अब समझ में आए इन्फिनिटी पे वैल्यू कहाँ होगी π/2 से जस्ट नीचे होगी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा -1 पे वैल्यू कितनी है भाई माइनस पाई, पाई पर वैल्यू कितनी है -1 है, तो -1 पे कितना हो गया पाई, तो -1 पे ये वैल्यू, ये पाई लाइन है, तो -1 पे ये पाई तरफ होगा, ऐसे यहाँ पर होगा, रिवर्स करना है बस इसको, पाई पे -1 है तो -1 पे पाई, कितना एंगल होगा सेक इनवर्स -1 कितना होता है पाई होता है। अब वैल्यू
इन्फिनिटी, यानी कि π/2 से जैसे ही आप आगे बढ़े तो वैल्यू कहाँ थी, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी पे आप कहाँ होगे, π/2 प्लस, मतलब 90 डिग्री से जस्ट ज्यादा। तो 90 डिग्री से जस्ट ज्यादा, मतलब आप अगर आप ऐसे आओगे तो देखो ग्राफ आपका बढ़ रहा है, तो आप ऐसे जाओगे तो आपका ग्राफ फिर बढ़ रहा है। तो ओवरऑल sec x अगर इंक्रीजिंग है तो sec इनवर्स भी क्या हुआ, sec इनवर्स भी क्या हुआ, इंक्रीज। क्लियर है, कॉस का ठीक उल्टा, कॉस तो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉसेक। देखो ध्यान से, कॉसेक का ग्राफ किस पे बनेगा, कॉसेक का डोमेन कितना, 1/1 के हिसाब से, साइन का याद है, -π/2 से π/2, तो इसका भी वही है, -π/2 से लेकर π/2, बस जीरो नहीं आएगा। अच्छा, तो कॉसेक के लिए क्या बोला, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2, ये ग्राफ है साइन का, ये तो अभी याद होगा आपको। तो -π/2 पे कितनी वैल्यू है, -1, π/2 पे कितनी वैल्यू है, 1, तो जीरो के अबाउट, मतलब यहां पर वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, दिख रहा है, इन्फिनिटी। तो ये हो गया इन्फिनिटी। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि कॉसेक क्या लिखा हुआ है, 1/sin लिखा है ना, 1/sin लिखा है, तो साइन 0 प्लस पर, 0 डिग्री से जस्ट ज्यादा पे वैल्यू 0 प्लस है, तो 1/0 प्लस क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ग्राफ जो होगा कॉसेक का वो यहां से आएगा ऐसे, इंक्रीज तो ये डिक्रीज, सिंपल। और इसी प्रकार से यहां पर वैल्यू कितनी है, -1 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मतलब अगर आप ऐसे आओगे तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, और ऐसे आओगे तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, मतलब कॉसेक डिक्रीज हो रहा है, तो कॉसेक इनवर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कॉसेक इनवर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस साइन का ठीक उल्टा, साइन इंक्रीज कॉसेक डिक्रीज, कॉस डिक्रीज सेक इंक्रीज, टेन इंक्रीज कॉट डिक्रीज। तो वही फर्क कहाँ पड़ेगा, इनवर्स में पड़ेगा। तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि इनवर्स क्या था, डिक्रीज इंक्रीज, आपको बस ट्रिग्नोमेट्री वाला चीज याद रखना पड़ेगा, तो उसका जस्ट रिवर्स करना है। ठीक है, डोमेन रेंज में। अब आते हैं अपने सवाल पे, तो अब तो बहुत आसान हो गया। व्हाट इज कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कॉस इनवर्स को अगर हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी, अगर साइन इनवर्स होता तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। क्लियर है यहां तक, तो x लेस देन x स्क्वायर, तो यहां से क्या निकल गया, अब तो मैं डोमेन में आ गया, और ये x -1 सर, ये जब आप सॉल्व कर रहे हो इनइक्वालिटी, ये तो पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इनइक्वालिटी बात ये कि जब आप इनपुट की बात कर रहे हो कि आपको फाइनली x निकालना है, तो x कहां से कहां है ये पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स की बात कर रहे हो आप, और x की वैल्यू -1, अगर टेन इनवर्स होता तो x बिलोंग्स टू r होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो इनइक्वालिटी हो गई। तो मैंने कैसे याद रखा है, दो लीनियर पेयर अगर मोर देन 0 है तो रूट से पीछे, छोटे रूट से पीछे और एक बड़े रूट से आगे। क्यों, क्योंकि अगर ग्राफ देखो, अगर आप भूल जाओ इनइक्वालिटी, तो एक रूट इसका 0, एक रूट इसका 1 है, और अगर आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू पुट x लेस देन 0 एंड यू हैव टू पुट x मोर देन 1। क्लियर है यहां तक, यू हैव टू पुट x लेस देन 0, यू हैव टू पुट x मोर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि अपना डोमेन कितना आया, x लेस देन 0 यूनियन x मोर देन 1। ठीक है, x लेस देन 0 x मोर देन 1, पर यहां पर तो कॉस इनवर्स है, और यहां पर लेस देन मोर देन लिखा हुआ है। एक मिनट, कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, तो कॉस इनवर्स हटा तो x घूम गया, x मोर देन x स्क्वायर माइनस x, x कॉमन आ गया, x -1 मोर देन 0 है, तो ठीक है, तो लेस देन 0 और मोर देन 1, एक इनइक्वालिटी आई है, मोर देन 1 तो नहीं आएगा क्योंकि डोमेन ही कितना है भाई, 1 से अपर नहीं है। यहाँ पर एक इनइक्वालिटी आ रही है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से कम है, इसका मतलब फाइनली x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 0 ओपन, क्योंकि अपने को डोमेन में रहते हुए आंसर देना है ना बाबू, तो अपना आंसर आ गया -1 से 0। इनइक्वालिटी समझ में आ रही है अच्छे से बेटा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, साइन इनवर्स, फटाफट, साइन इनवर्स मोर देन साइन इनवर्स 1 - x, ये वाला सॉल्व करिए फटाफट फटाफट। साइन इनवर्स
कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फट इनइक्वालिटी हो जाएगा फटाफट। अब ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से 1, ठीक है। अच्छा, तो इसके हिसाब से कितना आ रहा है, 2x मोर देन 1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ से बड़ी आ रही है, तो फाइनली आंसर कितना हुआ, हाफ से लेकर ओपन 1 + 1 पे क्लोज। सिंपल, कुछ कोई लफड़ेबाजी नहीं है, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला इनइक्वालिटी, हाँ, अगर मान लो दो अलग अलग आ जाए, साइन इनवर्स एक्स मोर देन कॉस इनवर्स एक्स, अभी तो सेम बता दी मैंने कि सेम में तो डिक्रीज इंक्रीज काम कर, अभी ये यहाँ पर देखो तीन प्रकार के होते हैं पेयर, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का लफड़ा, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का लफड़ा, और सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का लफड़ा। तो सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स होता है π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है π/2। इनका जब लफड़ा आता है इनका, तो यही सवाल एग्जामिनर पूछता है कि आप वो रिलेशन यूज कर पाओ π/2 वाला। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स का रिलेशन देख लो आप, तो मैं तो बोलता हूं कि कॉस इनवर्स को ही पलट दो, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आपने अच्छी बात क्या करी, आपने पूरा मार्केट ही एक ट्रिग्नोमेट्री में ले आया, सॉरी आईटीएफ में ले आया। अब आप 2 को डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, π/4। देखो इसको सोचने का दो तरीके, एक तो बहुत बकवास, तभी मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दोनों तरफ अगर आईटीएफ हो तो आईटीएफ हटाओगे तो इनपुट पे आ जाएंगे। क्या ये बोलना सही है कि साइन इनवर्स एक्स और π/4 अगर है तो साइन इनवर्स 1/√2 पे π/4 होगा? भाई साइन π/4 होता है 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 π/4 हुआ। तो अब मैं अगर हटाऊं साइन इनवर्स को तो x की वैल्यू मोर देन 1/√2 आई, क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है। एक तो ये मेथड है वन, विच इज बकवास मेथड, क्योंकि अगर मान लो मुझे π/4 की जगह पर π/8 आ गया, π/7 आ गया, तब तब तो मेनू नहीं पता कि कितना होए, π/7 तो मैं क्या सोचूं कि भाड़ में या साइन इनवर्स, मैं तो भाई साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, साइन इनवर्स भी कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो मैं अगर साइन इनवर्स लगाऊं या साइन लगाऊं, इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, साइन साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है, इसका फायदा उठाओ इंक्रीजिंग फंक्शन का। तो मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। तो साइन लगाने पर यहां पर क्या हुआ, इनइक्वालिटी, ये कितना हो गया x, क्योंकि अंदर आईटीएफ बाहर ट्रिग्नोमेट्री, मोर देन साइन π/4 1/√2, क्या वही शक्ल आई क्या, ऑब्वियसली वही आई। और शुरुआत में मैं फिर कह रहा हूं x की वैल्यू -1 से 1 थी, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1/√2 से लेकर 1 क्लोज, ये x बिलोंग्स टू होगा, ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तो आपको आई थिंक इनइक्वालिटी अच्छे समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। प्लस अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर -3 tan इनवर्स x +2 मोर देन 0, ऐसा लिखा है। तो आप तो मत घबराओ, आप तो ट्रिग्नोमेट्री, आपने को आईटीएफ आई, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी फंक्शन आ जाए, लॉग वॉग कुछ भी आ जाए, मैं तो एक ही काम करता हूं जो आपको शायद काम आए, जो भी इंसान आ रहा है उसको मान लो अपना पति, अपना पति का नाम क्या है, टी, और टी की औकात, अपनी पति की औकात कितनी है अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ही उसको माना है अपना पति। tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स x का जो रेंज है, रेंज वो कितना होता है बाबू सोना, r, तो t बिलोंग्स टू क्या हो गया, r। भाई tan इनवर्स जो सॉरी 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 रेंज की बात हो रही है ना, यही दिक्कत जाती है। tan इनवर्स x जो है उसका रेंज कितना होगा भाई, tan x का आंसर क्या होता है वैल्यू में, tan इनवर्स का आंसर क्या होता है एंगल में, तो t बिलोंग्स टू होगा -π/2 से लेकर π/2, तो ये अपने को पता होना चाहिए। और x कहां होगा, r, क्योंकि जब अपने फाइनल t बोलेंगे, फाइनल t, तो t की मैक्सिमम मिनिमम पता होनी चाहिए ना। अच्छा, तो मैंने इसको माना t²,
टी tan इनवर्स को माना टी, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। कितना आसान लग रहा है, कितना होले होले लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर tan x होता तो मैं t बिलोंग्स टू r मानता, अगर एक्सपोनेंशियल होता तो t मोर देन 0 मानता। तो क्वाड्रेटिक में आने से फाइनलाइज करने के बाद t की रेंज आपको पहले ही पता होती है, तो आप इसके हिसाब से फाइनल आप रेंज दे सकते हो। इसका मतलब यहां से t मोर देन 2 और t मोर देन बताया रूट के बाहर बाहर आएगा लेस देन 1, तो अपने को पता होना चाहिए कि रेडियन के हिसाब से ये कितना होता है, -1.57 से लेकर 1.57। तो भाई मोर देन 2 तो भूल जाओ, यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला, इतने तो कुछ नहीं आएगा, इतने आएगा इतने। t लेस देन 1 है और -1.57 कहती है, तो t की वैल्यू जो है वो कहां से कहां होगी, वो -π/2 से बड़ी और किससे छोटी होगी, 1 से। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने तो x निकालना है। मैं तो क्या किया, t को क्या लिख लिया मैंने, tan इनवर्स x लिख लिया, tan इनवर्स x लिख लिया। क्लियर है यहां तक? अच्छा अच्छा अब मैं की करना, अब मैं tan लगा देना दोनों तरफ। मुझे पता है tan इनवर्स भी कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। याद कर लो, साइन इनवर्स साइन x इंक्रीजिंग, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग, tan इनवर्स इंक्रीजिंग, tan का भाई कॉट डिक्रीजिंग, कॉट इनवर्स भी क्या होगा, डिक्रीजिंग। साइन कैसा है, इंक्रीजिंग, तो साइन कॉसेक इनवर्स क्या होगा, डिक्रीजिंग। साइन कॉस इनवर्स अगर डिक्रीजिंग है तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। सिंपल रखना है, सिंपल। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया, tan से। tan -π/2 माइनस इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, x। अंदर आईटीएफ बाहर ट्रिगो, अगर अंदर ट्रिगो बाहर आईटीएफ है तो ग्राफ, ये मैंने पहले और दूसरे वीडियो में बता रखा है, जाके देख लेना उसमें। tan 1 पता नहीं कितना होता है, पर tan 1 की वैल्यू का मिनिमम वही पता होगा, रेंज। देखो tan 1 होता है tan 57 डिग्री, 1 होता है 57 डिग्री, 180/π, तो 157 डिग्री यानी कि tan इंक्रीजिंग है तो tan 45 हो गया 1, तो 1 से बड़ा ही वैल्यू आएगा ये, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसमें मैक्सिमम इंटीजर कौन सा आ रहा है। अब tan 1 हो गया आपका tan 45 डिग्री 1, ठीक है। tan 60 हो गया, tan 60 हो गया आपका √3 1.73, तो आप तो 1 और 1.73 के बीच में ही वैल्यू है, तो यानी कि 1 से जस्ट पीछे वैल्यू जो आएगी वो पहली जो मिनिमम मोर देन 1 और 1.73 है, 1 आएगी, दिखा, क्योंकि tan 45 बीच में कहीं आ जाएगा 1, तो मैक्सिमम इंटीजर जो इस रेंज के अंदर आएगा पॉजिटिव वो 1 होगा। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि tan 1 की वैल्यू कहाँ है। वैसे अपने को आंसर आ गया x लेस देन tan 1, और ये अपना रेंज है, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा क्योंकि x बिलोंग्स टू r है। तो ये पता होना चाहिए जब भी आप अपने पति मान रहे हैं। पति बहुत पूजनीय होता है, वही आपको बचाएगा आपको दुखियारी में समय में। यहाँ पे कौन बचाया आपको, मैं, सॉरी टी बचाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसी मजाक मस्ती चलती रहती है लेक्चर में, मजा आएगा आपको, इसलिए लेक्चर ज्वाइन करिए फटाफट। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और मैं कह सकता हूं कि ये लेक्चर नंबर 7 है आईटीएफ का। इसके बाद लिमिट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा पर डे के हिसाब से, पर डे लिमिट, फिर डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेबिलिटी, कंटिन्यूटी, फिर इंटीग्रेशन, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, ये 10 के 10 चैप्टर, ये अपना डेफिनेट, ये सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन, 10 चैप्टर आप पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जोश में, ऐसे ही होश में, ऐसे ही डीपीपीज आपको मिलेंगे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे। ये जो वीडियो है यूट्यूब पे भी मिल रहा है आपको और फ्री मिल जाएगा उस पर भी। मैंने पूरा जो अपना है ये ITF पूरा ओपन कर दिया है, पूरा वीडियो ऑन कर दिया है, लॉक नहीं किया है, ऑन रखा है। आप पूरा वीडियो जाके देखो अच्छे से, फिर डिसाइड करो कि आपको ये परचेज करना है कि नहीं करना आगे, ठीक है। प्राइस नो डाउट कम नहीं रहेगा क्योंकि मेहनत लग रही है इसके अंदर, दिमाग लग रहा है, चीज़ें अच्छी जैसी क्वालिटी जा रही है, आपको फील हो रहा होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही है। इसलिए मैं डाल रहा हूँ फिर वीडियो कि आप डिसाइड जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। बहुत बच्चों ने डिसाइड कर लिया है और बच्चे भी पूछ रहे हैं कि सर हमें बैच लेना है, पर हम, क्योंकि आपको मुझे पता है भाई, मैं भी आपकी जगह पर हूँ, तो भाई कौन सा वीडियो लूँ, इनका वीडियो तो लॉक है पूरा, कैसे देखूँ मैं, कैसे समझूँ कि अच्छा पढ़ाई खराब पढ़ाते हैं, शकल तो अच्छी इनकी है पर पढ़ाते कैसे। तो ये सब चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी जब आप मेरा शकल देखोगे, मुझे पढ़ाता हुआ देखोगे। फ्री वीडियो जा रहे हैं अभी फिलहाल ITF के, फंक्शंस के मैं डाल पूरा, मैं फंक्शन के भी पूरा फ्री कर देता हूँ, मैं ऑन कर देता हूँ पूरा वीडियो। तो फिर लिमिट के बाद ऑन नहीं होगा, लिमिट पूरा लॉक रहेगा,
तो फटाफट डिसाइड कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस एप्लीकेशन ऐप कोर्स के, और जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। फंक्शन पूरा ओपन और ITF पूरा ओपन रहेगा इसके अंदर, ठीक है, लिमिट लॉक हो जाएगा। चलो लास्ट टॉपिक, समेशन ऑफ सीरीज। इस पहला सवाल करते हैं, टेन इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस टेन इनवर्स 4 अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 की पावर 4, टेन इनवर्स 6 अपॉन 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 एंड ब्ला 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 ब्ला। तो इसका मतलब ये सीरीज जो है आप पहचान जाओगे एग्जाम में, क्योंकि ITF का मेंशन है और बहुत सारे टर्म है, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट ITF का सीरीज का सवाल है। अब इसमें डील क्या होती है, डील बड़े ध्यान सुनना। एक्चुअली आपने जब समेशन ऑफ सीरीज वाले सवाल किए थे तो उसमें आप डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ते थे, जिसमें आप बीच में माइनस किसी भी बहाने लाते थे, उसके अलग अलग टाइप्स होते थे, और फिर आप कट कुट के पहले का पहला आखिरी का आखिरी, या तो पहले का दूसरा टर्म और आखिरी का पहला टर्म बचता था, स्लाइस, याद है, स्लाइस कटता था। वैसा ही हम यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो बना के देता है, वो ये वाली फॉर्मूला है जो इस पूरे समेशन में काम आएगी, और आपको यही याद रखना है, टेन इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB इज इक्वल टू टेन इनवर्स A माइनस टेन इनवर्स B। ठीक है, देखो मैं कभी भी कोई फैकल्टी खिलाफ नहीं रहता। फैकल्टी भाई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो और भतेरे भतेरे फैकल्टीज पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, और अच्छे क्वालिटी पढ़ाते हैं। हाँ, इन्फॉर्मेशन देखो, नॉलेज क्या है कि मैं, मेरे पास है, मैं भी कुछ किसी से, कोई मेरे फैकल्टी दोस्त हो गए, उन्होंने कुछ नया चीज़ बता दी, बच्चों ने कुछ नया चीज़ बता दिया, तो मैं हमेशा प्लस में रहता हूँ, हमेशा सीखते रहता हूँ। क्या पता मेरी टेक्निक जो मेरे तक सीमित है, क्या पता आप टेक्निक उस मेरे से अच्छी है, तो मैं लाइक भी करता रहता हूँ जो भी आप मुझे कमेंट करते हैं वीडियोज़ के नीचे, सर या आपने मेरा तरीका भी देख लीजिए, मुझे अच्छा पसंद आता है, मैं उसको लाइक कर देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जैसे अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा, और आपको ये लग रहा है कि नहीं यार सर सिखा भी रहे हैं और फ्रेंडली नेचर के हैं, मतलब हमसे भी हमारी जो चीज़ें हैं, देखो व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना चाहिए। आपको डाउट है, क्वेश्चंस के मैंने रख दिए कि भाई पर क्वेश्चन 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ का हिसाब है, जिससे आपको मेरा टाइम लग रहा है, उसके अंदर आपको डाउट भी कराऊंगा, कोई भी लेवल का होगा, JEE एडवांस लेवल तक ही सीमित है वो, ऐसा नहीं इंजीनियरिंग लेवल सवाल पूछोगे नो डाउट। पर आप जब क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको फील होना चाहिए कि यार फैकल्टी कनेक्टेड है, फैकल्टी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, फैकल्टी दूसरी फैकल्टी बड़ा अच्छा पढ़ा रही है, कोई ऐसा कमेंट मत करिए कि सर हम इस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, हमने सर ने पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ाते हैं, आप क्या ही पढ़ा रहे हो, कोई और ज्वाइन कर लो, ये सब चीज़ें बकवास लगती है मेरे को। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, अपने लाइफ पे ध्यान दो, यही चीज़ें आपको क्या, यही काम आने वाली है। फालतू चीज़ें आप तो सब भूल ही जाओगे, आज कुछ फालतू करोगे कल भूल जाओगे, कल नई फालतू बात आएंगी, तो टाइम वेस्ट आपका ही होगा। तो मेरा तो बहुत फ्रेंडली नेचर होता है भाई, आपको भी ऐसे फील होता है कि मैं आप सामने बैठे हैं, पर आप सामने कैमरा है ना, कैमरा, इसलिए मैं आपको फील नहीं कर पाता। पर मैं सोचो मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, आपको तो मेरी बात कल सुनोगे, वीडियो अपलोड होने के बाद सुनोगे, पर अभी तो कमरे में बंद है, अभी तो मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, पर मजा आता है पढ़ाने में। रात के अभी बज रहे हैं, देखो रात के बज रहे हैं 11:53, और ये वीडियो जाएगा ऐप पे, ये वीडियो जाएगा ऐप पे, दिखा टाइम, देखो 11:53, दिखा 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 11:53 इस समय वीडियो जा रहा है ये। तो मैं चाहता हूं कि आपको नॉलेज अच्छा मिले, मेरा कुछ एक्सपीरियंस आपको काम आए है। चलो स्टार्ट करते। तो आपने को क्या मुद्दा क्या है कि अपने को टेन इनवर्स, तो इसका मतलब सर अगर कॉट इनवर्स भी आ जाए, साइन इनवर्स भी आ जाए सीरीज में, तो टेन इनवर्स में लाने के बाद आगे बढ़ना है। क्यों? तो टेन इनवर्स इकलौता ऐसा फॉर्मूला है कि जब बीच में अगर ये शकल बना दोगे तो शकल माइनस शकल, बीच में शकल मतलब माइनस आ जाएगी बीच में, तो ये लिख देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दूसरी बात इसमें, इस फॉर्मूले में गौर करने वाली बात है, शकल बनाने के लिए, शकल बनाने के लिए शकल तैयार करनी पड़ती है। तो ऊपर डिफरेंस सोचना है उन लोगों का जो 1 प्लस के बाद लिखे हैं। 1 प्लस के बाद मान लो 6 आ गया, तो 6 इज 3 इंटू 2, दैट मीन्स न्यूमरेटर में 3 माइनस 2 बनाना पड़ेगा, या बना है या चेक करना पड़ेगा।
तो मैं सोचूंगा कि हर एक टर्म को मैं तोड़ूं ऐसे कि 1 प्लस के बाद, मतलब एक हिंट तो यहाँ पे 1 होना ही चाहिए, और जो प्रोडक्ट बचेगा उसका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है हर एक का। तो फर्स्ट टर्म में हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 आ रहा है, ओके। सेकेंड टर्म में यहाँ पर 4 आया, थर्ड टर्म में यहाँ पर 6 आया, तो 3 टू जा, 2 टू जा, 1 टू जा, तो कहना सही है कि टीएनथ टर्म में tan इनवर्स 2n हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर है, तो n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 दिख रहा है, देखो 2 में 2 स्क्वायर प्लस 2 4, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर प्लस 3 4, और रही बात यहाँ पर, तो हर बार यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर हर बार 2 है, तो मुझे एक जनरल पैटर्न मिल गया, क्योंकि मैं हर एक टर्म पे थोड़ी ना गधा मजूरी करूंगा, 1 प्लस है नंबर तोड़ूंगा इसको, फिर से सोचूंगा, फिर यहाँ सोचूंगा, फिर यहाँ सोचूंगा, ऐसा कौन करता है? एक पे ही काम करेंगे, जनरल टर्म की ही बात करेंगे, जनरल टर्म की ही बात करेंगे हम इसके अंदर। अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, अच्छा, तो ध्यान उस पे होना चाहिए, उस पे 1 प्लस लाना है। देखो 1 प्लस लाने के 2 तरीके होते हैं, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि 1 प्लस तो भाई 2 से भीख मांग लेते हैं, अरे बाबा दे दे हमको, हमको दे दे, हम जो मांग रहे हैं वही देना। 1 प्लस दे दिया इसने, लो बेटा। जैसे अगर यहाँ पे 4 होता तो 3 प्लस 1 करता, ना 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 ना, 1 प्लस 3 करता, अगर 7 होता तो 1 प्लस 6 करता। ठीक है, तो ये रही वो खेत की मुर्गी जो मेरे को इसको तोड़ना है, तो इसका प्रोडक्ट, अरे इसको जानते हैं हम, ये कल ही हमसे मिला था, कि हमसे कह रहा था कि हमारा दूध चेहरा है, हमारा दूध चेहरा है, आप हमें देखते ही नहीं है, हमारा नाम ऐसा है, और हमको लोग याद ही नहीं रखते हैं, तभी ससुरा फेल हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रखते हैं लोग, हम बड़े अच्छे लोग हैं। देखो आप एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, इसको याद कर लो बबुआ, देखो यही काम आ गया, एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, तो यानी कि यही 2 लोग हैं जिसका मुझे डिफरेंस ऊपर देखना है, तो इनका डिफरेंस करते हैं। दिस माइनस दिस में एन स्क्वायर कट गया, एन प्लस एन 2n हो गया, और 1 कट गया, ओ हो, मजे आ गए, मजे मजे आ गए, जाने मन, मजे आ गए, मजे। टेन इनवर्स इनका माइनस इनका डिफरेंस, यानी कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, तो जिसकी तलाश थी वो मुझे फाइनली मिल गया, ए और बी यहां पर कौन है। तो टेन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 ऐसा था, दे रखा है, तो बस अब हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो टेन इनवर्स, भाई अपने को पता है कि अब स्लाइस बनने वाला है, टेन इनवर्स 1 रखा तो 3, माइनस टेन इनवर्स 1 रखा तो ये हो गया 1। एन 2 पर कितना आया, क्योंकि हमें सम करना है ऐसे लोग का, ये टी एन की बात है, यानी कि हर एक टर्म ऐसा लिखा होगा, देखो आप ध्यान से, कि टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 1 लिखा हुआ है, ये पहला टर्म, ये ठीक है। T2 क्या लिखा होगा, T2 में रखते हैं अपने N2, तो सेकेंड टर्म कैसे दिखता होगा, 2 4 प्लस 2 6 7 माइनस 4 माइनस 2 3, दिख गया स्लाइस। तो इसका मतलब n इक्वल टू n पर ये वाला टर्म बचा होगा, टेन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, ऐसा रहा है, ऐसा, इसका मतलब ऐसे कटते 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 ये कट जाएगा, तो फाइनली सम कितना आया, दिस माइनस दिस, यानी कि टेन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, मतलब ये एस है ना, एस एन, तो टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, पर उसने नंबर ऑफ टर्म क्या दे रखा था, एस इन्फिनिटी। हो हो, उसको तो इन्फिनिटी पर निकालना था, तो एस इन्फिनिटी, मतलब ये कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी लिखा है, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी ही होगा, माइनस पाई बाई 4, टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो गया अप्रोक्स पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यानी कि वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पाई बाई 4 आएगी, पाई बाई 4। तो कहानी वही खत्म हो गई थी जो मैंने a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी बनाया। तो आपको यही सोचना है हर एक टर्म में, ठीक है।
चलो अगला सवाल। tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, फिर अगला आएगा x अपॉन 1 प्लस 12x स्क्वायर एंड प्लस ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको ये सोचना है कि भाई पहले ये जो टू, क्योंकि सब में चीजें सेम है, तो ये कहना बिल्कुल सही है कि Tn में भी tan इनवर्स x आने वाला है। अब यहाँ पर 2x होंगे क्योंकि 2x का जिक्र है। 2 आया, 6 आया, तो फर्स्ट टर्म में 2 आया, सेकेंड टर्म में 6 आया, थर्ड टर्म में 12 आया। तो क्या ये कहना सही है 1 इंटू 2, 3 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 4 है, यानी कि थर्ड टर्म में 3 इंटू 4 हुआ, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 3 6 होता है। इसका मतलब मुझे अगर ध्यान से देखूं तो nth टर्म में ये n इंटू एन प्लस 1 लिखा होगा, देखा? nth टर्म में क्या लिखा होगा, n इंटू एन प्लस 1 लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर nx एक लिखा है टर्म और एक लिखा है n प्लस 1 टाइम्स x। इसका मतलब मैं इसको tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस nx लिख सकता हूं, और मुझे बस वही चाहिए था। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इसमें कहाँ गेम छुपा था, इस 2 में, इस 6 में, इस 12 में, ठीक है, ठीक है बबुआ, ओके। तो अब तो कहानी खत्म हो गई, यानी कि tan इनवर्स n प्लस 1 टाइम्स x माइनस tan इनवर्स nx, ये आपका Tn है। तो T1 कितना हो गया बबुआ, tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x। T2 कितना हो गया बबुआ, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। तो आपको दिखा कटता हो बबुआ, ऐसे कटेगा। तो इसका मतलब Tn में ये माइनस ये लिखा होगा, तो ये कट जाएगा। फाइनली Sn कितना आ गया, ये वाला टर्म, मतलब ये वाला टर्म, tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अगर n इंफिनिटी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हम बोल सकते नहीं है, तो यहाँ पर डॉट डॉट से अच्छा है लास्ट टर्म nth टर्म वाला पूछेगा, nth टर्म वाला पूछा होगा, यानी कि n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म पूछा होगा। क्योंकि देखो आप n अगर इन्फिनिटी हो गया तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, अप्रॉक्स पाई बाय 2 माइनस अप्रॉक्स पाई बाय 2, डेसिमल वैल्यू आएगी, तो हम क्या ही बोल सकते हैं, फाइनाइट हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए nth टर्म वाला ही सवाल इसने पूछा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। तो आपको ये सीरीज समझ में आ रही है अच्छे से, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, Sn समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर n tan इनवर्स, ये लिखा है 4n अपॉन n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। तो बताना है s इन्फिनिटी कितना आएगा। देखो सवाल की वैरायटी चेंज कर दी भाई ने, इसको लगता है कि अपने को नहीं आता, अपने को आता है। अगर मैं इसी चीज को समेशन डाल दूं, यहाँ समेशन डाल दूं कि n 1 से लेकर n जा रहा है, तो क्या ये कहना सही है कि ये Sn लिखा हुआ है? तो मुझे हर एक टर्म लिख के दे या समेशन Tn लिख के दे, फायदा किसमें है, समेशन Tn लिख के दे, क्योंकि Tn बनाना पड़ता था पहले, ये तो बना बनाया Tn है, तो बस अपने को तोड़ना ही है, बना बनाया Tn है। इसका मतलब कि मेरा ये फोकस 1 कोर लूंगा, वहां से कोर लूंगा मैं, तो n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, क्योंकि n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 है और प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा, तो tan इनवर्स, भाई tan इनवर्स के हिसाब से अब सोचो कि n स्क्वायर माइनस 1 को कैसे तोड़े कि 4n आ जाए डिफरेंस। एक तो ये दिख रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 दो बार लिख लो, पर ये बकवास लग रहा है, तो डिफरेंस तो जीरो ही आ गया, क्या ही नया काम कर लिया, तो अब कुछ और सोचते हैं।
तो tan इनवर्स 4n अपॉन 1 प्लस, ऐसा लिखता हूं मैं, n माइनस वन का स्क्वायर और n प्लस वन का होल स्क्वायर। ये भी पॉसिबल है क्योंकि n स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, तो n माइनस वन n प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा है तो उसको अलग अलग कर दिया। तो अगर मैं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन देखूं और माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन करूं तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, और बन गया, और बन गया। समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक।